ओके, गुड इवनिंग। सो अभी हम लोग है ना सिलेबस का कुछ जो पार्ट है जो आपके जैम या गेट के सिलेबस में नहीं था, मतलब पिछले साल जो बच्चे हमारे यहाँ स्पेशली जो जैम में थे या जो लोग कहीं भी थे, जो जैम में जो लोग प्रिपरेशन किए हैं, तो जो पोर्शन जैम में नहीं था वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में पीवाई की भी डिस्कस किया, अभी तक कुछ मॉक टेस्ट भी किए हैं। तो अभी जो एक दो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना, जो आपके जैम के सिलेबस में नहीं था। और उसके बाद 1 मार्च के बाद हम लोग डेली फिर एक एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 15 होगा और 16 होगा। 15 16 जो बैच 7 का, उसमें हमने ये वाला पोर्शन कवर किया, इसके थ्योरीज। अभी जैसे बोल रहा था ना, तो ये जो मैट्रिसेस वाला पोर्शन है, रैंक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब जैम के सिलेबस में था। तो जैम का जो बच्चे हैं उनको पढ़ा होगा लोगों ने। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जैम के सिलेबस में नहीं था, है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो ये क्या है, बाकी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर तो वैसे ही निकलता है, जैसे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना आप लोग जानते होंगे, है ना, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स। सो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा बोलता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू बताओ, तो मतलब क्या होता है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना सकते हो, और उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी या आइगन वेक्टर होगा, दैट विल बी द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये बाकी चीजें तो कर ही रखा होगा, तो ये सब ऑलरेडी है। और कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस, है ना। अल्लाह ये सब हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड है, वहां भी होगा, चेक करो, है ना, कुछ जगह नहीं। उसमें जो पिछले साल के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें ये कवर्ड होगा, बस बहुत डिटेल में नहीं किए होंगे हमने, लास्ट में ब्रीफली किया होगा, बट किया जरूर होगा। देखिए तो इसमें क्या है, तो बाकी चीजें ऑलरेडी सेम ही है जो जैम के सिलेबस में था। तो बाकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूँ क्या होगा, फिर इस पे आते हैं, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट एक बार देखेंगे क्या है। सो कोई बताओ, किसी को डेफिनेशन पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? डेफिनेशन क्या है, हाउ डू वी डिफाइन? क्या होता है लीनियर फंक्शन? क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने लोअर क्लास में लीनियर फंक्शंस पढ़े होंगे, है ना। ये लीनियर फंक्शन 9 10th क्लास में आता है ये टर्म, लीनियर फंक्शन। कोई ट्राई करो जिनको पता हो लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है। सर जिस फंक्शन की डिग्री 1। जैसे सिंपली अगर लेना चाहोगे तो लाइक fx इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप का, है ना। ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका ये मतलब है। तो लीनियर फंक्शन हालांकि यही होगा, या लीनियर पॉलिनोमियल जो है, सो ये है। बट यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या डिफरेंस है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर फंक्शन में क्या डिफरेंस है ना, ये समझना है कि क्या होगा। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सो ये भी एक फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अ फंक्शन, जिसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर तुम वैसे देखोगे तो वेक्टर स्पेस ऑलरेडी सिलेबस में था जैम उनके, तो वहां पे वेक्टर स्पेस, हालांकि यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है ना, मतलब वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, है ना, ये सब वहां पे था। तो यहाँ जस्ट जो हमें डिस्कस करना मिल रहा है कि मैट्रिसेस के टर्म में ही देखना है, को वेक्टर स्पेस तो इसमें नहीं है, बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
ठीक है, तो देखो तो इसका जो डेफिनेशन अगर लिखोगे ना तो कोई 2 वेक्टर स्पेसेस लेने पड़ेंगे। अब चूंकि वेक्टर स्पेस में डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहूंगा, इसमें सिलेबस में लिखा भी नहीं है। तो वेक्टर स्पेस क्या है, एक सेट होता है जिसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और जो वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा ना, वेक्टर सबस्पेस, तो उसमें था कि 0 वेक्टर होने चाहिए, एनी 2 वेक्टर यू चूज, उसका सम उसी में होगा, एंड देन स्केलर मल्टीपल भी उसी सेट में बिलोंग करेगा। ये सबस्पेस चेक करने का तरीका था वहां पे। तो मान लो ऐसा है, लेट V and W are 2 वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। तो यहां होगा अ फंक्शन, एक फंक्शन है t नोटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फंक्शन t फ्रॉम V to W is called a linear transformation if and only if, अच्छा तो वेक्टर स्पेस होगा तो इसमें एक फील्ड भी होता है ना, तो हम लोग रियल फील्ड लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस अगर है तो इसका फील्ड भी होगा इसमें। मान लो वेक्टर स्पेस ओवर R, तो ये फील्ड क्या होता है, मतलब स्केलर जो कांस्टेंट हम लोग कंसीडर करेंगे वो किस सेट से आएगा। तो कांस्टेंट जो हम लेंगे वो रियल नंबर से आएगा, ठीक है ना। वेक्टर्स जो होंगे वो वेक्टर स्पेस से आएंगे। तो यहाँ पे V and W are 2 vector spaces over R and function t is called linear transformation if and only if। इसके 2 restrictions हैं mainly। बताइए किसी को आइडिया है तो बताइए, क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है ना, रट्टा मार के नहीं होगा, समझना होगा तुम्हें कि कोई भी एक फंक्शन है उसको मैं कब बोलूंगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी फंक्शन को इनफैक्ट लीनियर फंक्शन होगा, सो कब उसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सर एक तो ये है कि ये t of u plus w should be equal to t of v plus t of w, और एक ये t of k v should be equal to k times t of v where k is any constant, non-zero constant। मतलब कोई भी हो सकता है, जीरो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सो यहाँ पे ऐसा है कि t ऑफ लेट्स से v1 प्लस v2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। तो यहाँ v1 v2 कहाँ बिलोंग करेगा, t के डोमेन में, है ना। सो जो स्मॉल v1 स्मॉल v2 है दैट विल बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस t। So for all v1, v2 belongs to v। दूसरा कंडीशन है t ऑफ, यहाँ कोई स्केलर ले सकते हो आप, कई बार बुक में अल्फा रहता है या k रहता है, c रहता है, मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। अगर अल्फा में कांस्टेंट को अल्फा से डिनोट करूं तो अल्फा टाइम v इज इक्वल टू अल्फा टाइम t ऑफ v फॉर ऑल v जो होगा वो तो v में होगा एंड अल्फा बिलोंग्स टू r, ठीक है। यही फील्ड था यहाँ पे r, ये जो मैं स्केलर कंसीडर कर रहा हूँ वो किस सेट से कंसीडर करेंगे। सो वी आर कंसीडरिंग दिस ओवर r, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन, ओके। अब कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि अगर ऐसा होगा ना, या एग्जांपल देखना चाहोगे, चलो एक एग्जांपल ले लो कि मान लो t एक लीनियर ट्रांस, अभी मैं एक फंक्शन दे रहा हूं आपको, चलो r² से r², तो मैंने v को भी r² लिया है और w को भी r² लिया है। ये चलो थोड़े आसान बनाने के लिए भी r ले लेता हूं। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ मैं tx चलो डिफाइन कर देता हूं 2x प्लस 3, मान लो ये है।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये टी यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? चेक, कैन वी से दिस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? तो आपके पास दो ऑप्शन है, यस और नो। आप चेक करो, ये डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको चेक करना है आपको कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। सर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, बाकी लोग देख लीजिए। नहीं होगा सर। ठीक है ना? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कंडीशंस पहली ये है ना? तो सिंपल आपको देखना है। सो क्वेश्चन है इज इट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम चेक करते हैं। सो होगा, सो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनरली क्वेश्चंस कलेक्ट कर लो जो भी सीयूईटी के पेपर में आए हैं पिछले साल, एक बार देख लो 2023 वाले पेपर में क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। जो सीयूईटी 2023 हो या 22 या 21 या कोई पेपर का सीयूईटी का, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर बेस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या और बताने की जरूरत है। सो सो ये आपके पास टी आर से आर में है, टी एक्स प्लस 2x प्लस 3 इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल ना तो नहीं है ये, ठीक है। तो क्यों नहीं है, चलो चेक करने का। टी ऑफ, तो मैं x ले रहा हूं तो x1, x2 कर देता हूं। टी ऑफ x1 प्लस x2, ये अगर फाइंड करें तो tx है 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस 3 आ जाएगी, क्योंकि tx ये है तो मैं ये फाइंड कर रहा हूं टी ऑफ x1 प्लस x2, 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3, ठीक। अब यहां से क्या होगा, नेक्स्ट अभी फाइंड करते हैं हम लोग tx1 प्लस tx2, ये सेपरेटली निकाल रहा हूं, ये लेफ्ट साइड, अब राइट साइड कैलकुलेट कर रहा हूं पहले पॉइंट का। सो tx1 यहां से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3, tx2 फाइंड करोगे तो 2x2 प्लस 3, इनको आप ऐड कर दो, तो ऐड जब करोगे तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6, क्या दोनों इक्वल आया है क्या, देखो डिफरेंट है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेटिस्फाई होता है, पहली कंडीशन से फेल हो गया तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देखो, दूसरा फंक्शन है कि t मान लो फिर से r से r में है, ठीक, और tx की वैल्यू है सिंपल, मान लो चलो 2x, क्या अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है ये बताओ, सर ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सिंपली यू हैव टू वेरीफाई दिस टू कंडीशंस, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो सिंपली अगर आप चेक करोगे, चूंकि मैं आर से ले रहा हूँ मेंबर, तो टी ऑफ x1 प्लस x2 तो आ जाएगा 2 टाइम x1 प्लस x2। और अगर सेपरेटली निकालोगे tx1 प्लस tx2 सो इट विल बी 2x1 प्लस 2x2। 2 कॉमन लेने पे x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमने यहाँ से ये देखा कि t ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू tx1 प्लस tx2 है, ओके। तो दोनों इक्वल हो गया। तो इसका क्या मतलब है इक्वल हो गया? तो कि अभी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, दूसरा भी चेक करना होगा ना। तो दूसरे कंडीशन के लिए कि हमने कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर लिया, तो मान लो ऐसा है कि ये फर्स्ट कंडीशन चेक किया हमने। अब अगर सेकेंड कंडीशन चेक करें तो उसमें क्या था? तो यहाँ पे हमने क्या किया, x1 x2 क्या है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। दिस जो डोमेन है इसका, जो कि हमने वेक्टर स्पेस V2W लिया था। अब यहाँ पे t ऑफ अल्फा x फाइंड करते हैं। सो tx मुझे ये क्वेश्चन में यहाँ गिवन है 2x है, t ऑफ अल्फा x निकालेंगे 2 टाइम अल्फा x हो जाएगा, ठीक है। यही होगा t ऑफ अल्फा x, और इस तरह से इनटू है तो 2 इंटू अल्फा इंटू x मतलब 2 अल्फा x हो गया। अब अल्फा टाइम tx फाइंड कर लो, तो अल्फा टाइम tx कितना है 2x। सो अगेन ये 2 अल्फा x आ गए, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर t ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टाइम tx। सो ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई कर गई, ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई कर गई। तो इसका क्या मतलब है, और दिस होल्ड्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू R, चाहे अल्फा कुछ भी ले लो, 0 नॉन 0 कुछ भी, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वो भी R है। तो ये R एक फील्ड है और वहाँ वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर स्पेस तो है, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, सॉरी वेक्टर स्पेस कह रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ से फाइनली ये समझ आया कि हेंस T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा चलो तो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अच्छा कुछ रिजल्ट भी लिख सकते हो तुम। तो थ्योरम ये है कि जैसे सो इफ T मान लो कहीं है ना V से W में is a linear transformation, then अगर T ऑफ 0 फाइंड किया जाए तो क्या लगता है क्या आएगा? सर 0 है ना, बिकॉज यहां से अगर आप अल्फा को 0 रख दो, यू रिप्लेस अल्फा इज इक्वल टू 0, सो T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 टाइम, है ना। सो T ऑफ 0 इंटू V, T ऑफ 0 प्लस 0 टाइम टी वी, तो 0 ही हो जाएगा। T0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा कि T0 इज इक्वल टू 0। दूसरा जैसे हमने 2 का, इनफैक्ट यहाँ मैं ऐसा लिख दूं अल्फा 1 टाइम V1 प्लस अल्फा 2 टाइम V2। सो इसको फर्दर मैं वही प्रॉपर्टीज यूज करूं, मान लो ये x1 है ये x2 है, तो tx1 प्लस tx2 हो जाएगा, एंड बाद में अल्फा 1 V1 अल्फा 1 बाहर आ जाएगा। तो फर्दर है ना हम इसको दिखा सकते हैं कि दिस विल बी अल्फा 1 टाइम t ऑफ V1 प्लस अल्फा 2 टाइम t ऑफ V2, ठीक है, इस तरीके से। सो ये आ जाएगा, ठीक है। सो T00 है ना, फर्दर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, अगर इसको जनरलाइज करना हो तो जनरलाइज भी किया जा सकता है कि समेशन अल्फा आई वी आई फ्रॉम 1 to n मान लो इस तरह से है, सो दैट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ अल्फा आई टी ऑफ वी आई फ्रॉम 1 to n। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो अल्फा 1 टी वी 1 प्लस अल्फा 2 टी वी 2 एंड सो ऑन। तो ये मतलब छोटा रिजल्ट है जो आपको जनरली मिल जाएगा। यहाँ पे अल्फा आई क्या है, रियल नंबर्स हैं, है ना। सो
तो हेयर जो अल्फा आईज हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो वी आई है वो वी में बिलोंग कर वेक्टर स्पेस में, इस तरीके से। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसको ट्राई करो। सो मान लो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि कंसीडर टी जो है ऐसा है, आर स्क्वायर से मान लो आर क्यूब में है, ठीक, आर स्क्वायर से आर क्यूब में है, तो डोमेन इसका आर स्क्वायर है और कोडोमेन आर क्यूब है, दे रखा है। देन पूछ रहा आपसे कि which of the following is a linear transformation। जैसे अब कुछ ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, है ना, तो कहां से कहां तक ये है, फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, ये आपका आर स्क्वायर टू आर क्यूब, डोमेन आर स्क्वायर है और कोडोमेन आर क्यूब है। तो पहला जैसे आ गया टी ऑफ लेट्स से एक्स कॉमा वाई, तो मुझे आर क्यूब, तो आर स्क्वायर का मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, आर क्यूब का मतलब ट्रिपलेट्स होंगे। सो बताइए, सो इनमें से क्या लगता है कौन कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सर डी। ओके, बाकी लोग देख लीजिए। सो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दिस इज 2, है ना। सो पहचानना इनमें से कौन कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है ट्राई करो तब समझ आएगा। डेफिनेशन देखो क्या था, ट्राई करके देखो।
बाकी लोग डिसाइड हुआ कि नहीं? So can we check it like first putting T11, yes, then T22 and 2 into T11 checking it. Can we do that method? Examples. हाँ, examples you can verify, yes. So those who does not satisfy is not the correct option. Only one of you answered na, so what about other people? You see definition, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं. If you see the paper, people ask you this only. यही एग्जाम में आएगा. आपको चेक करना होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं यही आएगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये चीज है. सर फर्स्ट वाला है. फर्स्ट वाला है. ओके, वही चेक करो. यू शुड डिसाइड. आपको सीखना पड़ेगा. सीखोगे कैसे? जब ट्राई करोगे. ट्राई क्या? डेफिनेशन देख लो क्या है. सो हाउ कैन वी से फंक्शन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट. तो उसके लिए डेफिनेशन था. सो दिस इज द डेफिनेशन. यहाँ जो लिखा है फर्स्ट पेज पे. सो यहाँ पे देयर आर टू कंडीशंस. सो जस्ट यू नीड टू चेक दिस टू कंडीशंस. So if it is linear, then this must be true. If it is not true, then it cannot be linear transformation, है ना? So they should satisfy these conditions. So but you can go with definition also. So this is the one criteria that we usually use to discard options. So any linear transformation which does not satisfy this will never be a मतलब any function which does not satisfy this condition is not a linear transformation. तो आप चेक करो इसको. अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, है ना. सो यू यूज दिस कंडीशन. सो यहाँ जीरो का मतलब जीरो इज अ वेक्टर. यहाँ सिर्फ जीरो लिखने का होता है ना, जैसे मैट्रिक्स में भी जीरो लिखा रहता है तो वहाँ मतलब है जीरो मैट्रिक्स. इस तरह से यहाँ जीरो वेक्टर है. सो मीन्स व्हाट? सिंपली अगर मैं ऐसे ही पूछ लूँ आपसे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t00. चेक करके बताओ जी. t00 क्या आएगा ऑप्शन ए के हिसाब से? 001. क्या ये जीरो वेक्टर के इक्वल है? नो. तो ये ऑप्शन गलत है. एंड सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. हाँ, t00 तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो ये 000 आ रहा है. देखो अब इट डज नॉट मीन कि ये ट्रू हो जाएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. So we are just saying यहाँ पे if and only if नहीं है. So जैसे आपने यहाँ चेक किया, अभी यहाँ पे क्या हुआ? t000001 है, जीरो नहीं आया तो हमने कहा ये ऑप्शन आउट है. क्योंकि यहाँ पे you have to, है ना, मैथमेटिकल आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. So it says if t is a linear transformation then it will must satisfy this. Converse may not be true. If something satisfy this may not be a linear transformation. But if does not satisfy this, then it is surely not a linear transformation. तो थोड़े से ना मैथमेटिकल लॉजिक्स यहाँ पे है, आपको समझना पड़ेगा. So अगर linear transformation है, then it has to satisfy this. But if something satisfy this, may not be linear transformation. For example, option B. तो so ये गारंटी नहीं देगा. That may be, but it cannot get surely, क्योंकि this is not the only restriction. Okay. So अभी इसके बारे में सोचना पड़ेगा. C option is t00 आप फाइंड करेंगे. So you will have 1 1 2. Again it is not 0. So for sure it is not a linear transformation, है ना. So if it is linear transformation, then t0 has to be 0, है ना. If t0 is not 0, then it is not a linear transformation. उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना. तो you know what, मैं कई बार इसको एम्फसाइज करता हूँ कि P implies Q जो है, इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? किसको आइडिया है? If Q not, then P also not. Not Q implies not P. हाँ, ठीक है.
सो बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखा है एक रिजल्ट पीछे लिखा है थ्योरम कि T is linear transformation then T0 is 0. This is one way theorem, this is not two way ना, this is just one way theorem है, if and only if नहीं है, ठीक। So this theorem can be written in other way, इसी theorem को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, जिनको समझ आ रहा है बताओ। इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं? Sir, if T of 0 is not equal to 0, it will imply that T is not a linear transformation. Yes. ठीक है। So both statement are equivalent. These two statement are equivalent. So same. So अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो हमने देखा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में ऐसा हुआ। So it guarantees that T is not a linear transformation. ऑप्शन बी में क्या हुआ, T00 हो गया। तो इट डज नॉट गारंटी दैट इट इज, है ना, क्योंकि इसका कन्वर्स टू इट इज वन वे, यू कैन गो लेफ्ट टू राइट, यू कैन नॉट कम बैक राइट टू लेफ्ट। सो दैट्स व्हाई बी के बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ सीक्वेंसेस कि आप जानते हो कि वहां पे सो इस तरह के क्वेश्चन है, यही पे बच्चा फंसता है। जो बच्चे बहुत बार चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन बच्चों यही फंसते हैं वो बच्चे ज्यादातर, जिनकी कम प्रैक्टिस होती है, जिनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो वहां फंसते हैं। एग्जामिनर यहीं पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है जहां आप फंसोगे। ये चीजें हैं, यही चीजें वहां पे क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि दिस सीरीज कन्वर्जेस implies लिमिट ऑफ an इज 0। अब अगेन आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे सीरीज होते हैं जहां पे an की लिमिट तो 0 हो जाएगी, बट सीरीज में नॉट बी कन्वर्जेंट, है ना। सेम लॉजिक मैं वही बताना चाह रहा हूं। This again, this statement we use frequently. Another way कि if limit of an is not 0, then this an, if this is not true, then this will not be true for sure. So this diverges. This यहाँ converges लिखा हुआ है ना, CGS मतलब converges, diverges ये है। इसी का आपने देखा होगा कि like f is differentiable implies f is continuous, ये भी वन वे स्टेटमेंट है। if a function is continuous it does not guarantee function will be differentiable, but if it is differentiable it will guarantee that it is continuous. So same statement can be written in other way कि f is not continuous then f is not differentiable। तो ये सब वन वे स्टेटमेंट है, कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है ना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है देन वी कैन से नथिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन वी कैन नथिंग से अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको ये माइनर डिफरेंस समझना पड़ेगा, और ये क्लैरिटी उन बच्चों में आएगी जो बहुत रिवीजन करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर। वरना ज्यादातर बच्चों को लगता है कि हाँ मतलब ठीक है, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, सेम ही बात है, इस तरह से। ठीक है, ऐसा कुछ बच्चा पूछ सकते हैं ऐसा कैसे, है ना। आपने कहा ये 0 नहीं हुआ तो ये 0 तो हो गया, ट्रू होना चाहिए ऑप्शन। लेकिन हालांकि लीनियर वर्ड में लीनियर, ये देखो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं इसके, x स्क्वायर y स्क्वायर xy, ये तीनों क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म्स है, नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म्स आ गए, तो क्वाड्रेटिक टर्म तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी नहीं बनेगा, मतलब हम डेफिनेशन से जाएंगे तब भी ये फेल हो जाएगा, ठीक है। एंड डी, यहाँ पे क्या है डी में कि t ऑफ 0 0 जो आपके पास है, सो व्हेन यू पुट इट विल बी 0 0 0, ठीक है। तो ये ओके है, और मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग डेफिनेशन से जाएंगे तो इट विल बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो यू कैन चेक, ठीक है ना। यहाँ एक स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप चेक करना चाहो तो यू कैन चेक, जैसे बी ऑप्शन में क्या होगा, फॉर द बी ऑप्शन इफ यू चेक x1, y1, ठीक। सो चलो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ जो मैं v बोलता हूँ ना, जैसे v जो हम बोल रहे थे ना, ये स्मॉल v है, फैक्टर है,
आर स्क्वायर का मेंबर है। तो क्या लिखूं इसको मैं, x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज v1, दिस इज v2, जो मैं डेफिनेशन में यूज कर रहा था v1 v2, सो ये v1 है और ये v2 है। तो t ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2। क्या ऐसा होगा? क्वेश्चन ये है। सो नाउ यू चेक कि ये वाली चीज क्या इसके इक्वल आएगी? बी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, चेक करो। सो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है ऑर्डर पेयर का सम क्या होता है, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। सो दिस थिंग इनफैक्ट इक्वल नहीं आएगा, ये बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। इन द बी ऑप्शन यू विल सी दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या है? डिफरेंट है। यहां से सो चेक करो, ये अगर आगे फर्दर कैलकुलेट भी करूं मैं तो क्या बनेगा ये, अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये क्वांटिटी बनेगी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, एंड यहां बन जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक, इस तरह से आ गया। सो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, y1 प्लस y2 होल स्क्वायर, x1 प्लस x2, ये आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड तुम देखोगे तो मतलब मुझे पहले से पता है इक्वल नहीं है, इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूं, तो मैं चेक करना पड़ेगा। सो इफ यू राइट दिस थिंग, ये होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 y1, दिस क्वांटिटी विल बी x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x2 y2, दोनों को ऐड कर दो। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, फिर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यहाँ x1 y1 प्लस x2 y2। ठीक है, इस तरह चेक कर सकते हो, दोनों इक्वल है क्या? सो दे आर डिफरेंट, राइट, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर जरूरी नहीं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो। सो दे आर नॉट इक्वल, इसलिए गलत ऑप्शन है। नाउ यू कैन चेक डी ऑप्शंस। डी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा सारी कंडीशन को, ठीक है ना। तो ये लीनियर टर्म्स हैं इसके। तो डी ऑप्शन अगर तुम चेक करोगे, मान लो डी ऑप्शन को मैं अगर वेरीफाई करके दिखाऊं आपको, सो यू कैन जस्ट चेक कि लाइक डी ऑप्शन में क्या होगा कि t ऑफ x1, मान लो v1 को नाम रख देता हूं मैं x1 कॉमा y1, और v2 इज x2 कॉमा y2। मान लो तुम जस्ट चेक कर सकते हो कि v1 प्लस v2 की t ऑफ v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2। यू चेक, एंड अगर आप चेक करोगे अल्फा टाइम v क्या, अगर मैं v वर्ड यूज कर रहा हूं तो v मतलब जस्ट x कॉमा y। ठीक है, तो t ऑफ v, अल्फा ऑफ v विल बी अल्फा टाइम t ऑफ v। जस्ट आप वेरीफाई करके देखो, तो ये जो LHS है RHS के इक्वल आएगा, ये जो LHS है RHS के इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी ऑप्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को कंफ्यूजन है बताओ? दूसरा देखो, एक और क्वेश्चन देखो, चलो थर्ड। तुमसे पूछा जाए कि मान लो अगर ऐसा लिख रहा हूं मैं P2x एक सेट है, जैसे वेक्टर स्पेस बोल रहा था ना मैं, तो वेक्टर स्पेस बता देता हूँ। ये वेक्टर स्पेस कैपिटल V है। इसका मतलब हो गया कि P2x का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। तो P2x का मतलब आप P2R लिख दो।
So set of all polynomial क्या होगा, having degree at most 2 with real coefficient. किसका माइक ऑन है? अद्वितीय आपका माइक ऑन है, तो with यहाँ से है ना, so with real coefficient. एक सेट बनाया तो मैं एक t लिख रहा हूं फंक्शन v2, मान लो मैं v2 क्या लिखूं, तो मतलब समझ आ गया p2 का, अगर मैं pn लिख दूं फॉर एग्जांपल तो आपको बेटर समझ आएगा। मुझे लगता है कि pn लिख दिया, मान लो चलो pnr, तो pnr का मतलब क्या होगा, डिग्री एटमोस्ट n, ठीक है ना। सो ये बस मीनिंग बता रहा हूं कि pnr का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एटमोस्ट n विथ रियल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स रियल होंगे। अब मैं चलो v से v में अगर मैं डिफाइन करता हूं तो आपको बताना है तो यहाँ मैं इसको भी हटा दो, देखो चलो देखो t जो है p3r2 p2r में डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो पूछ रहा हूं यहाँ पे which of the following is a linear transformation। इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है सो t ऑफ f, देखो f कहां से आएगा, ये पॉलिनोमियल है, तो इज इक्वल टू, मान लो मैं ऐसा लिख दूं 0 से x ft dt। ऑप्शन बी t ऑफ f बराबर f डैश x। ऑप्शन सी t ऑफ f बराबर f डैश x प्लस 1 d हो गया तुम्हारे पास t ऑफ f बराबर हो जाएगा चलो जस्ट मान लो fx प्लस 1। क्या होगा बताओ, इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सेट नहीं भी लिखता मैं, डायरेक्टली पूछ रहा तभी पता चल जाता ना तुम्हें। हाँ सेट नहीं भी लिखता मैं, सर बी, ठीक है ना। तो सिंपली समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो डेफिनेशंस लगाने हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बताओगे क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, उससे हो जाएगा। सो यहां से अगर आप चेक करोगे तो लाइक क्या होगा, चलो तो मान लो हर ऑप्शन में t0 निकालो, तो मतलब जीरो फंक्शन यहाँ पे हो गया, तो जीरो फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो ही हो जाएगा, तो ये जीरो है। बी ऑप्शन में t0 निकालेंगे तो जीरो ही रहेगा। सी ऑप्शन में t0 निकालेंगे 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी में t0 फाइंड करेंगे, ये भी 1। तो ये तो पक्का आउट हो गया है ना। जो f जहां पे t0 नॉन जीरो आ गया वो पक्का ऑप्शन आउट है, बिकॉज t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन t0 हैज टू बी 0। तो ये तो ऐसे आउट हो गया। इनमें से कोई एक करेक्ट हो सकता है, अगर t0 0 है तो इट डज नॉट गारंटी कि होगा ही, हो सकता है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्दर चेक करना पड़ेगा डेफिनेशन से। सो सिंपल एक तो मैंने आप p3 से p2 कर दिया है,
मतलब थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ आ सकता है और यहाँ सेकेंड डिग्री तक का पॉलिनोमियल आ सकता है ना। तो अगर तुम जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखें अगर हम इसको, तो मैं अगर t ऑफ चलो मान लो ऑप्शन में ए में t ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करता हूं तो क्या आएगा, और ऑप्शन बी में t ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करता हूं तो क्या होगा। सर ऑप्शन ए में ये ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी x रेज़ टू 4/4। हाँ, और ऑप्शन 2 में बी में इट वुड बी 3x²। 3x स्क्वायर, यस। सो अब देखो यहाँ पे चूंकि मैंने इसका जो कोडोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। सो कोडोमेन हियर इज मैक्सिमम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया तो इसलिए ये आउट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल तक ही इसका जो कोडोमेन है फंक्शन का दैट हैज हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, मैक्सिमम 2 डिग्री, ये फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ मैंने थर्ड डिग्री का लिया तो ये आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने होंगे, है ना। तो एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन पे तुम्हें अच्छी पकड़ बनानी है तो उस पे 200 400 500 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब इतना टाइम तो नहीं, एटलीस्ट 10 20 50 क्वेश्चन तो कर ही लो। ये चीजें हैं, किसी भी टॉपिक पर पकड़ बनाना है तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हें सॉल्व करने होंगे। जैसे जिनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ड्राइव में यहाँ पे तुम जाओगे तो एक प्रॉपर फोल्डर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही है यहाँ पे। जैसे ये ना एक फोल्डर है यहाँ पे, एग्जाम वालों के लिए अलग रहता है, ये वाला फोल्डर है PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज, ठीक है। इसमें अगर जाओगे ना तो इसमें है मैथस्टैट लीनियर अलजेब्रा नाम का फोल्डर। पहले था PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज, उसके अंदर फोल्डर है मैथस्टैट लीनियर अलजेब्रा, और उसके अंदर जाओगे तो यहाँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर एक असाइनमेंट होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये देखो 7वें नंबर पे है ना, 7th जो है, तो यू कैन ओपन दिस। और इसमें सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट भी होंगे क्योंकि ये जैम मैथमेटिक्स का कंटेंट है, तो जैम मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है ना, क्योंकि हमारे लिए मैथमेटिक्स का सपोर्टिव कंटेंट है तो उनके लिए कोर मैथमेटिक्स ही है। सो तुम वो सब चीजें छोड़ सकते हो जो डिफिकल्ट है हाई लेवल पे, एटलीस्ट जो इंट्रोडक्टरी लेवल पे है वो क्वेश्चंस करो। जैसे सेकंड वाला है, आपको दे रखा है फंक्शन है r स्क्वायर सो r स्क्वायर में। अब इस तरह से है, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मैप्स, इसे छोड़ दो। जहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना हो, जैसे रैंक चेक करना है, ये तुम कर सकते हो, है ना। इस तरह से है, ये बेसिक, जैसे जहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं है, ये सब ट्राई कर सकते हो। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बता रखा है तो पूछ रहा है बताओ क्या होगा इसमें। तो व्हाट इज दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन ट्राई। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, चलो अभी जैसे हमने एक दो क्वेश्चंस किए ना, मैं एक क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस तुम कैसे अप्रोच करोगे। अल्ताफ ये जैम के PYQs भी हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं किस एग्जाम में आया है। द पर्पस इज यू हैव टू लर्न कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो एडवांस लेवल पे डिफिकल्ट है उसको स्किप करो। मेनली तुम्हें टॉपिक समझना है ना, तो डेफिनेशन समझना है उससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है। तो इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत है ना आएगा, बट तुम इंट्रोडक्टरी लेवल क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और उसमें जो प्रॉब्लम होगा वो बता सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देखो, अभी थोड़े से मैं इस पे आ रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ये एक दो चेक करने वाला कर लोगे, फिर इस पे आता हूँ। देखो एक दो क्वेश्चन होगा जहाँ चेक करना होगा तुम्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, होना तो चाहिए। रैंक, नलिटी, ये सब भी निकाल सकते हो। सर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका प्री इमेज क्या है या फिर इमेज क्या है, तो वैसे कैसे करेंगे। जी जी वही बोल रहा हूँ। देखो CUET स्टैटिस्टिक्स के जो पेपर्स हैं उसके PYQ में मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजो, देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं।
सो दैट मुझे ये आइडिया मिले किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उसके आगे मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत एक लंबा टॉपिक, अगर पढ़ाना चाहे 2-3-4 क्लास पढ़ाए जा सकते हैं, मतलब सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 4 क्लास तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतनी जरूरत है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो देखना है। सो उसके लिए पता चलेगा आपके एग्जाम में क्या पूछे गए पिछले कुछ सालों में। देखो एक बार CUET 2023 में अगर आया है क्वेश्चन, तो या 22 में या पहले किस तरह क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिस्टिक्स एंट्रेंस एग्जाम में, तो उससे फिर हम आगे डिस्कस करता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये है, ये पूछ रहा है कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सा नहीं है। देख तो ये ट्राई करो, क्योंकि तो सीखना इंपॉर्टेंट है ना। पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट तो 0 लेवल से ही होता है, देन यू कैन गो टू हायर लेवल। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही तुम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लोगे, बट यू स्टार्ट विथ 0 जन ट्राई। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बताओ कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ क्या पूछा आपसे, कौन सा नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक और क्वेश्चन मैं लाता हूँ इधर, फिर मैं आगे थ्योरी बताऊंगा क्या क्या जरूरत है, देखते हैं। एक तो क्वेश्चन ये मैं सोच रहा था कराता हूँ, आसान क्वेश्चन है हालांकि। हाँ मैट्रिक्स पे भी आते हैं। एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है करस्पॉन्डिंग एक यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा बेसिस फिक्स करने के बाद, ठीक है ना। तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना सकते हो। उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू होगी। उस मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर है। फिर बाकी चीजें भी जो पूछ रहा है, जैसे नलिटी, नल्स, है ना, रैंक, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक वही होगा जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। फिर उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नलिटी क्या है, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नलिटी वही है जो उस मैट्रिक्स की होगी। तो फर्स्ट वी शुड नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स फ्रॉम अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने भी कुछ एग्जांपल्स जो अभी तक कराए, उसका मैं मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले ये क्वेश्चन करो, फिर हम उस पे आते हैं। So how to construct a matrix from a linear transformation? बताओ भाई, इन दोनों का आंसर क्विकली बताओ आप लोग एक एक करके। पहले सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। सीखोगे तभी जब ट्राई करोगे, जो ट्राई नहीं करेंगे वो कभी नहीं सीखेंगे। 35 का C। ओके, 8th वाले का बताइए जी, क्या 8th का आंसर किसी को समझ आ रहा है? देखो ये कह रहा है, चलो पहले इसका देख लो, इसका समझ आ रहा हो तुम लोगों को। देखो सिंपल पहचानने का तरीका ये होता है कि which of the following is not a linear trans, एक तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं हम लोग कि सब हर ऑप्शन में T0 निकाल के देखो। तो यहाँ तुम अगर 0 0 रख दोगे तो T0 0 निकालो, तो ये 0 0 आ जाएगी। दूसरे पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में T0 0 फाइंड करोगे, ये भी 0 0 0 आ जाएगी। तीसरे वाले में T0 0 0 निकालोगे तो ये 0 1 -1 आ गई। और D वाले में T0 फाइंड करोगे तो सिर्फ 0 है, तो ये 0, 0 आ गई। तो ये है कि डोमेन में है ना, जब 0 रखोगे तो रेंज में भी 0 पे ही मैप करने चाहिए। तो सिर्फ C ही ऐसा ऑप्शन है जो 0 पे मैप नहीं कर रहा है। तो हमें यही पूछा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा नहीं है, तो C ऑप्शन इज श्योरली नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि T0 इज नॉन जीरो। अदर्स में भी मतलब हमें जरूरत नहीं, बाकी प्रूफ कर सकते हो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है ना।
यहाँ भी लीनियर था लेकिन ये कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि 0 0 पे मैप नहीं करेगी, ये है। तो यहाँ भी लीनियर है, इट्स ओके। तो ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एपीडी। तो पूछा था कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है विच इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को डाउट है तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए होगा। ए होगा, ओके। तो ये कह रहा है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। सो टी ऑफ 1,2 जो है हमारे पास ना, वो 2,3 आ गया। और टी ऑफ 0,1 जो है वो 1,4 है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में है। तो पूछ रहा है टी ऑफ 5 6 क्या होगा। तो देखो इसका सिंपल, अब कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को यूज करना है, जो पूछा गया है उसको फाइंड करने के लिए। सो आपसे टी ऑफ 5 6 पूछा गया है, तो 5 6 को हमें इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल, if we can write this 5 6 as alpha 1 times या alpha times, for example चलो alpha time 1 2 plus beta time 0 1। अगर इस 5 6 को मैं लिख सकता alpha time this 1 2 and beta time this 0 1, then easy है कैलकुलेट करना। अब बताओ क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, 5 6 हो जाएगा। कैन यू गिव मी अल्फा और बीटा? अल्फा 5 और बीटा -4। अल्फा 5, तो अगर 5 टाइम करो तो 5 कॉमा, तो यहाँ से भी दिख रहा है 0 है, ओके। तो 5 कॉमा 10 हो जाएगा। अब इसमें 6 चाहिए मुझे, तो अल्फा को 5 लो और बीटा को -4 लो, है ना, ओके। तो 5 कॉमा 10 और यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सो तो यहां से अल्फा टाइम T12 प्लस बीटा टाइम T01, ठीक है। सो अल्फा टाइम T12 क्या होगा, 2 3, तो अल्फा पुट करना ना, तो अल्फा पता ही है। सो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 3, और बीटा की वैल्यू, बीटा एज इट इज रखो अभी, और वहां पे 1 4। तो जस्ट अल्फा बीटा पुट कर दो। सो अल्फा बीटा पुट कर दोगे तो देन यू विल गेट द आंसर। सो अल्फा को 5, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये हो गया 10 15, और बीटा -4 रख दोगे तो -4 -16, तो कितना आया 6 कॉमा -1। जी। तो ये आपका 6 कॉमा -1 इसका आंसर आया ए। तो यहाँ करना क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना था। इन दोनों के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 5 6 को, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज हो गई कि अल्फा बाहर टी ऑफ दिस प्लस बीटा बाहर टी ऑफ दिस, और ये मुझे ऑलरेडी गिवन था। अल्फा बीटा हमें खुद डिसाइड करना है ना, वो आप इक्वेशन बना के भी निकाल सकते थे। अगर डायरेक्टली नहीं दिखता है सो यू कैन फाइंड अल्फा बीटा यूजिंग दिस वे आल्सो, है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते तो अल्फा प्लस 0 बीटा, तो अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 6। कंपेयर करोगे तो अल्फा बराबर 5 और 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, तो यहाँ से बीटा बराबर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी निकाल सकते थे, डायरेक्टली तुम देख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। सो दिस वे यू कैन सॉल्व, है ना। चलो अब आ जाते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स फ्रॉम अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे अभी मैं समझो एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड बेसिस, ये सुना है तुम लोगों ने, ये सब वेक्टर स्पेस में आया था, स्टैंडर्ड बेसिस। तो जब कुछ नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड बेसिस यूज करते हैं, अदरवाइज बेसिस दिया होता है क्वेश्चन में। तो बेसिस क्या होता था, किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ बेसिस।
which spans the vector space. हाँ, मतलब जो एक सेट है, सेट ऑफ है ना एलिमेंट्स ऑफ, एक सेट है जो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और वो स्पैन करता है पूरा वेक्टर स्पेस को। एनीवे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं वेक्टर स्पेस R देता हूं तो जो इसका बेसिस होगा वो जस्ट क्या रहता है, बताओ इसका बेसिस क्या होगा? वेक्टर स्पेस R है तो, और अगर वेक्टर स्पेस तुम्हारा R स्क्वायर है तो उसका बेसिस क्या होगा? R स्क्वायर में सर 1, 0, 0, 1 होता है। हाँ, 1 0 0 1 ऑर्डर पेयर है इसका सेट, तो क्या लगता है R में क्या होगा? इसमें सिंगलटन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सिंगलटन 1। फिर V बराबर जैसे R क्यूब है तो इसका बेसिस क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1। हाँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, ये बेसिस है। फिर ऐसे जैसे मैं अभी लिखा था P2R, जैसे भी लिखा था मैंने P2R मतलब सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, ठीक। तो इसका बेसिस क्या होगा? 1, x स्क्वायर। हाँ, 1x स्क्वायर। तो ये बेसिस क्या होते हैं कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इस सेट के कोई भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। सो वी कैन फाइंड एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट जस्ट यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ऐसे ही अगर V है आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई, मैं एक और अभी नहीं लिखा, जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूं मैं M2 क्रॉस 2R, तो M2 क्रॉस 2 का R मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ये वेक्टर स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे और क्या क्या होंगे? 4 एलिमेंट होंगे, 1 0 0 0 जी, 1 0 0 0 जो स्टैंडर्ड बेसिस है, 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 है ना, और 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका सिंपली एक बेसिस है, मतलब इसके इन चारों के हेल्प से we can construct any 2 cross 2 matrix, और any 2 cross 2 matrix can be written as a linear combination of these 4 elements, है ना। सो ये सब हो गया, तो इसी का यूज करते हैं हम लोग मैट्रिक्स बनाने के लिए। मतलब ये तो बस बेसिस लिखा है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूं मैं R स्क्वायर से R स्क्वायर में, ठीक। और ये Txy है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। दिस विल सेटिस्फाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका जो बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस, इसको मान लो मैं B सेट बोल देता हूं। तो ये तो पता ही R स्क्वायर का आपको 1 0 एंड 0 1, ठीक। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाने हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको इसको है ना, हम क्या करने हैं कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिस के ईच एलिमेंट का इमेज निकालने हैं। मतलब T ऑफ 1 0 फाइंड करो और T ऑफ 0 1 फाइंड करो। यहाँ पे जो बेसिस के ईच एलिमेंट का इमेज फाइंड करो, उसमें क्या आता है? सो T ऑफ 1 0 इजिली फाइंड कर सकते हो आप, x को 1 y को 0, x को 1 और y को 0, है ना। तो ये 1 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 1, है ना। तो 0 1 को क्या करोगे? तो x को 0 y को 1, 1 माइनस 1। अब क्या करना होता है, चूंकि यहाँ भी R स्क्वायर है, यहाँ भी R स्क्वायर है, तो दोनों का बेसिस तो कॉमन ही होगा, स्टैंडर्ड बेसिस जो है। तो होता क्या, अब इस एलिमेंट को मुझे इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 टाइम 1 0 प्लस 1 टाइम 0 1, ऐसा लिख सकता हूं। और इस वाले एलिमेंट को मुझे इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इसको सिंपली इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 1 टाइम 1 0 प्लस में माइनस 1 टाइम 0 1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इजी है। तो क्या बनेगा इसका मैट्रिक्स? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द
मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी बीटा लिख दिया ना, तो क्या बनेगा? तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है अब, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 1 1 ये एज अ कॉलम आते हैं, मतलब यहाँ 1 और यहाँ 1, समझो ये जो कोएफिशिएंट है एज अ कॉलम आएंगे, यहाँ है 1 और ये है आपका -1, सो ये 1 और -1 ये कोएफिशिएंट, तो ये मैट्रिक्स आ गया। अगर आपसे पूछता है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू क्या है, अगर एग्जाम में ये पूछता है तो आपको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेम आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर है ना। रैंक जैसे आपसे पूछे अब कि बताओ आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू क्या है, व्हाट इज रैंक ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज नलिटी ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, निकाल के बताओ। तो इसका मतलब इसका फाइंड करना था, इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ क्या है, इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या है, और इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है। बताओ तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। रैंक 2 नलिटी 0, हाँ डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो रैंक 2 है, नलिटी 0 है, आइगन वैल्यू क्या है, सर आइगन वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 है, प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो बाकी लोग ओके हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। आपने बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पता होगा किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, नलिटी कैसे निकालते हैं। रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। यहाँ रैंक नलिटी थ्योरम आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, सो इसका नाम है रैंक नलिटी थ्योरम। तो उसमें ये है कि जस्ट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, सो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जो डोमेन है, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है, V, मतलब अगर T मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W, ठीक है, तो ये होता है, ये डायमेंशन ऑफ T कह सकते हो ना, क्या भी लिखना है, डायमेंशन ऑफ T जो कि होता है, क्या लिखते हैं बुक वाले, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, है ना। ऐसे लोग क्या करते हैं बुक में जो देखोगे तो है ना, मतलब वही है कि जो डोमेन है उसका V का लिखते हैं बुक वाले ना, बात वही है। ऐसे अगर यही चीज मैट्रिक्स के टर्म में लिखो तो यहाँ देखो ये R² से R² था ना, तो ये यहाँ डायमेंशन 2 था। अच्छा ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी है, पता है क्यों बनी है, क्योंकि इसका डायमेंशन 2 है और इसका डायमेंशन 2 है। अच्छा अगर मैं ये बनाता हूं, मान लो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R² से R³ में है मान लो, तो तुम्हें क्या लगता है इसका
जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या ऑर्डर होगा? व्हाट इज मैट्रिक्स? जो मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेट 3 2x3 या 3x2 या 3x3? बहुत सारे ऑप्शन आ गए अब तो। 2x2, 3x3, 3x2 या 2x3। जैसे 2x2 आया ना मैट्रिक्स, क्योंकि R स्क्वायर से R स्क्वायर में था। So what will be the matrix corresponding to this linear transformation? R square से R cube होगा तब 2x2 होगा या 3x3? हाँ 3x3 होना चाहिए। ओके, चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हालांकि ये आएगा 3x2, ठीक है? तो ये होता है, ये वाला रो बनते हैं और ये कॉलम बनाता है, ठीक है? तो जैसे इस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, तो मैट्रिक्स वाले केस में क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा है, लेट A इज, मान लो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सो रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A बराबर किसके इक्वल आता है? रैंक नलिटी थ्योरम इन केस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? है ना, यहाँ m या n, ये ना नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये मैट्रिक्स पता है कब बनेगा? जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Rn से Rm में होगी, तब जाके इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये मैट्रिक्स बनेगी m क्रॉस n ऑर्डर की। और उस केस में तो जो डायमेंशन बोल रहा हूं ना, ये n क्यों आया? क्योंकि v का डायमेंशन n है, इसीलिए v का डायमेंशन यहाँ पे n है। एक बार क्वेश्चन देखो सीयूटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बताओ किसी को मिला है कोई क्वेश्चन सीयूटी के पेपर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? चेक करो एक बार, ट्राई करके, या तो आओ फिर पूछो। एक और क्वेश्चन करो, जैसे मैं अभी के लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे अभी लिख रहा था ना मैं कि T मान लो P3R2 P2R में है, और T ऑफ F है तुम्हारा F डैश X, है ना, या F डैश मान लो। सो T ऑफ यहाँ Fx है तो F डैश X है। तो बताओ व्हाट इज द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इसका बेसिस क्या होगा? तो ये P3R का बेसिस कितना है? ये P3R का बेसिस कितना होता है? डोमेन में ये ना, डोमेन एक कोडोमेन, तो डोमेन का बेसिस कितना है? 1x, ठीक है, चलो निकालो जरा, मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स क्या बनेगी? किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? तो ये B1 कह देता हूं मैं, है ना, और B2 ये इसका बेसिस, तो ये P2 है, इसका होगा 1x(x²). तो ये B1 से, है ना, B2 का में लिख रहे हैं हम लोग। So ये मैट्रिक्स बनेगा। व्हाट इज दैट मैट्रिक्स? बताओ क्विकली। पहले तो तुम अगर बता सको तो बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2x3। नहीं वो देख कर डिसाइड नहीं होगा। इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है? 3। तो इसका डायमेंशन 3 हुआ, सो 3 से स्टार्ट होगा। और इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है? 4। तो ये 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी। चेक करो। ठीक है ना, तो इसका बेसिस ये है और इसका बेसिस ये था। मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको डोमेन में जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस के ईच एलिमेंट का इमेज निकालना है, और जो आंसर आ रहा है उसको, जो आपका यहाँ कोडोमेन है वेक्टर स्पेस,
उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए काम कर रहा हूं मैं, तो t ऑफ 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0, t ऑफ x डेरिवेटिव 1, t ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, t ऑफ x क्यूब डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट these element as a linear combination of basis of range set, जो यहाँ पे कोडोमेन सेट बोलो है ना, कोडोमेन वेक्टर स्पेस जो है। सो ये तो कुछ नहीं, तो जीरो ही है, तो 0 टाइम 1, 0 टाइम x, 0 टाइम x स्क्वायर, ये 1 टाइम 1 हो गया ना, ये 1 है ना, तो 1 टाइम 1, 0 टाइम x, 0 टाइम x स्क्वायर, ये है 0 टाइम 1, 2 टाइम x, 0 टाइम x स्क्वायर। मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ 0 टाइम 1, 0 टाइम x, 3 टाइम x स्क्वायर। अब क्या बताया था मैंने कैसे करना है, तो जो कोएफिशिएंट्स हैं 0 0 0 तो कॉलम में आएंगे, और कोएफिशिएंट है 1 0 0 1 0 0, और यहाँ आएंगे 0 2 0, सो 0 2 0, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, तो और यहाँ से आएगा 0 0 3 0 0 3, सो ये क्या बना है, कितने 3/4 का मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी फिर से वही चीजें। अब यहाँ आइगन वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है, डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड है। तो यहाँ से रैंक नलिटी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रैंक ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज नलिटी ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये आपसे पूछ सकता है कि तो इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो, क्या रैंक आएगा जी, रैंक 3 नलिटी 1, रैंक 3 नलिटी 1, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसमें होता है रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। यही चीज ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे, तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बराबर डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ जो डोमेन वेक्टर स्पेस था, तो डायमेंशन ऑफ यहाँ आ जाएगा P3R जो कि 4 है, P3R का डायमेंशन 4 है। ध्यान दो P3 क्या है, मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए तो उसके लिए बेसिस में आता है 1x x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है ना, तो ये P3R का डायमेंशन 4 है, ये चीज है, ठीक है। सो अभी एक काम करो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ, स्पेशली CUET जो PYQ है उसमें अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस है तो वो ट्राई करके आओ, उसमें देखो क्या क्या है, जो नहीं हो रहा है मुझे भेजो, कल डिस्कस करते हैं। और अभी 8 बजे की क्लास थी, 8 ही बज गया है, तो मैंने अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं करा, बस बेसिक बताया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, चेक कैसे करना है, फिर अगर मैट्रिक्स बनाने की जरूरत पड़े तो कैसे मैट्रिक्स बनाने हैं, फिर रैंक नलिटी अगर पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है ना। मतलब ऐसे ही बहुत मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स में बहुत है ना, लंबा टॉपिक है, काफी टाइम लगता है इसमें, तो बट फिर देखो आपकी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस करने का ना जरूरत नहीं है। सो इतना मैंने बेसिक्स आपको बता दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो सिलेबस का पार्ट था। अभी बचता है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, ये असाइनमेंट ऑलरेडी है, तुम चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लो, ये प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या रह गया हमारा, मतलब क्या अब तो हो ही गया सब कुछ, मुझे लगता है कि